नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़। कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा के रायपुर स्थित धर्मपुरा सरकारी आवास सहित सुकमा में हरीश लखमा समेत कांग्रेस नेता राजू साहू के यहां ईडी ने दबिश दी है और लगातार 7 जगहों पर छापेमारी जारी है। आपको बता दें, पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा के निवास पर ईडी ने छापा मारा है। सुकमा में हरीश लखमा के यहां ईडी की छापेमारी। कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवान छापेमारी के दौरान मौजूद रहे। तो ईडी की छापेमारी का मामला बता रहे हैं। सीआरपीएफ जवानों में महिला जवान भी शामिल हैं। शराब घोटाले में ईडी की 7 जगहों पर छापेमारी जारी है। वहीं ईडी की कार्रवाई के दौरान सीआरपीएफ के जवान घर को घेरे हुए हैं। सीआरपीएफ जवानों में महिला जवान भी शामिल हैं। तो रायपुर में ईडी की 7 जगहों पर बड़ी छापेमारी देखने को मिली है, जहां पर शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छापा मारा है और सीआरपीएफ के जवान वहां पर शामिल हैं, घर को घेरे हुए हैं। वहीं सीआरपीएफ के जवानों में महिला जवान भी शामिल हैं। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई रायपुर में देखने को मिली है, जहां शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले में ईडी ने छापा मारा है। तो सीआरपीएफ के जवान घर को घेरे हुए हैं और ईडी की बड़ी कार्रवाई ये रायपुर में देखने को मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, ईडी की 7 जगहों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? पुष्पेंद्र, आपको बता दूं पुष्पेंद्र कि आज सुबह तड़के जो है ईडी की 10 से 12 अधिकारियों की टीम जो है रायपुर राजधानी समेत सुकमा बस्तर का सुकमा जिला पड़ता है, जहां पर कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा जो है जिला पंचायत अध्यक्ष है और साथ ही साथ कांग्रेस नेता है एक राजू साहू जो है नगर पालिका अध्यक्ष है सुकमा के। तो ये राजू साहू और कवासी लखमा के जो बेटे हरीश साहू, इनमें अच्छी खासी मित्रता है। तो ऐसे में माना जा रहा है ये जो ईडी की कार्रवाई दोनों जगह सुकमा में और रायपुर में चल रही है, ये शराब घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई ईडी की एक बार फिर देखने को मिली है। आपको बता दूं कि पहले पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के समय में छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की बात सामने निकल कर आई है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो उसी शराब घोटाले को लेकर ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से, जो जानकारी कि उसी शराब घोटाले की कुछ जांच जो है ईडी अपने स्तर से जो है अब जो है कवासी लखमा की बात कर लें तो ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये शराब घोटाले में आपको बता दूं कि काफी बड़े लोग भी अभी जो जेल में भी बंद है, कुछ लोग जमानत पर भी है। तो ये काफी बड़ा मामला छत्तीसगढ़ से जो है माना जा रहा है। इसी के साथ ईडी की बड़ी कार्रवाई आज फिर एक बार देखने को मिली है। जी मनोज, ये पूर्व मंत्री के ठिकानों के अलावा ईडी की कहां पर छापेमारी चल रही है और शराब घोटाले से जुड़ा हुआ क्या किसी और का भी नाम आया है सामने? तो फिर आपको बता दूं, अभी ईडी के अधिकारी जो है इस मामले में कुछ मीडिया से कहने के तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिल रही कि ये जो कार्रवाई चल रही है, ऐसा माना भी जा रहा है कि कवासी लखमा जो है पूर्व की सरकार कांग्रेस की सरकार में आबकारी मंत्री रहे हैं। तो उसी के तहत ये और उनके बेटे जो हरीश लखमा है वो कवासी लखमा के पुत्र है और वो भी जो है कांग्रेस के नेता भी माने जाते हैं। तो इसलिए जो ये छापेमारी चल रही है ये जो है उसी शराब घोटाले के तहत ही ये माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल इसकी अभी सरकारी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये कार्रवाई वास्तव में जो है शराब घोटाले को लेकर ही की जा रही है। जी तो मनोज, ये शराब घोटाला आखिर कब का है और इस शराब घोटाले को लेकर कब ईडी की कार्रवाई हुई है? पुष्पेंद्र, आपको बता दूं ये शराब घोटाला जो है पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उस समय जो है ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये सबसे बड़ा घोटाला ये माना जा रहा है। और इसमें जो है काफी अधिकारी, इसमें अनवर ढेबर जो मुख्य अभियुक्त है वो भी जेल में है, अनवर त्रिपाठी करके एक है वो भी जेल में है, अरुण त्रिपाठी, और कई लोग इसमें जो है जेल में बंद है। और पहले से ईडी की कई बार जो है छत्तीसगढ़ में इसको लेकर शराब घोटाले को लेकर
कई बार ईडी की रेड कई जगहों पर पहले भी पड़ चुकी है। काफी दिनों बाद ये शराब घोटाले की बात एक बार फिर निकल कर सामने आई है। इसी के तहत आज राजधानी रायपुर में कवासी लखवा का जो सरकारी आवास है धर्मपुरा में, वहां पर सबसे पहले कार्रवाई शुरू हुई ईडी की। 10 से 15 अधिकारी मौके 5 गाड़ियों के सहित जो है वहां पर मौजूद है। अभी भी कार्रवाई दोनों जगहों पर रायपुर राजधानी समेत जो है सुकमा में भी कई जगह पे छापेमार कार्रवाई चल रही है जी। तो मनोज, शराब घोटाले को लेकर, क्योंकि एक बड़ा घोटाला ही छत्तीसगढ़ के अंदर निकल कर आया है, तो शराब घोटाले को लेकर जो राजनीतिक बयान है वो क्या कहते हैं? जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं लगातार शराब घोटाले पर बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही थी। पहले भी काफी दिनों से ये मामला सभी के संज्ञान में है। और उसके बात कर लें जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, विष्णुदेव साय सरकार है, विष्णुदेव साय ने स्पष्ट रूप से मीडिया से बयान दे चुका था, शेयर कर चुके थे कि कोई भी अपराधी हो, कोई भी घोटाला हो, उसमें अपराधी बचेंगे नहीं। ये सब उसी के तहत ये। चलिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत शुक्रवार को 6 दिन के दौरे पर रायपुर पहुंचे। इस दौरे में वो टोली बैठक, साय और प्रात शाखा में शामिल हुए। तो आरएसएस चीफ रायपुर पहुंचे हैं, जहां पर वो बैठक में शामिल होंगे। 6 दिनों के दौरे पर है मोहन भागवत और कई तरह की बैठकों के आयोजन में मोहन भागवत शामिल होंगे। तो आरएसएस चीफ रायपुर पहुंचे हैं, जहां पर 6 दिन के दौरे पर मोहन भागवत रायपुर पहुंचे हैं और कई तरह की जो बैठकें हैं उनमें वो शामिल होंगे। तो आज मोहन भागवत टीकरापारा नगर साय शाखा पहुंचे। बोरिया में शंकर साहू के निवास में टोली बैठी के बाद 29 दिसंबर को सुबह शाखा मनमोहन सिंह के निवास में शाखा टोली बैठक लेंगे। रतन चक्रधर के निवास में भोजन करेंगे। भागवत वहीं 30 दिसंबर को जागृति मंडल में ही रहेंगे। 31 दिसंबर को टोपेलाल वर्मा के निवास में भोजन करेंगे मोहन भागवत और 1 जनवरी को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, मोहन भागवत का रायपुर दौरा, क्या कुछ समीकरण लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके कई तरह के आयोजन थे और फिलहाल मोहन भागवत के बयान को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, आपको बता दूं मोहन भागवत आरएसएस के बड़े चेहरे हैं और जिससे बीजेपी भी जुड़ी हुई पार्टी है उससे आरएसएस से। तो निश्चित रूप से सामने जो है नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में। तो मोहन भागवत का यह दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम भी माना जा रहा है। और आपको बता दूं मोहन भागवत का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, मोहन भागवत जी यहाँ प्रवास पर आए हुए हैं। तो इतनी बड़ी प्रवास पर आने का औचित्य भी आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से कहीं न कहीं चुनाव आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदेमंद ही साबित होगा। और उनका मोहन भागवत जी का आपको दौरा कार्यक्रम बता दूं, जो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम यहाँ पर आरएसएस कार्यालय की तरफ से जारी हुआ है, उसमें वो विभिन्न शाखाओं में 6 दिवसीय अपने कार्यक्रम के दौरान वो पूरे दिन जो है विभिन्न शाखाओं में शिरकत करेंगे, टोली बैठक में शामिल होंगे और कुछ कार्यकर्ताओं के घर पर वो खाना खाएंगे। और रात्रि विश्राम जो है राजधानी के जागृति भवन, जो आरएसएस का प्रमुख भवन माना जाता है, वहां पर वो विश्राम करेंगे। तो ये निश्चित रूप से मोहन भागवत का यह दौरा बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है जी। बिल्कुल मनोज, क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर जो आपने कहा कि मोहन भागवत दौरा कर रहे हैं और बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है, क्योंकि कभी कभी चुनाव के दौरान आरएसएस अगर एक्टिव नहीं होता है तो बीजेपी को वहां पर नुकसान भी हो जाता है। लेकिन अभी आपने बताया कि यहाँ पर फायदा हो सकता है। तो क्या कुछ आयोजन होने वाले हैं और कहाँ पर जो मोहन भागवत के दौरे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? जी पुष्पेंद्र, आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ में आरएसएस कार्यालय की तरफ से मोहन भागवत जी के कार्यक्रम का जो शेड्यूल मीडिया को शेयर किया गया है, उसके मुताबिक मोहन भागवत जी का जितना कार्यक्रम है वो सब टोलियों की बैठक को लेकर है और कुछ कार्यकर्ताओं के घर जो जैसे आज खाना खाने जाएंगे, कल भी उनका जो है तो उनका जो खाने का शेड्यूल है और बैठकों का वो शाखा में भी शामिल होंगे। तो पूरा जो उनका दिन भर का, जैसे नागपुर में उनका शेड्यूल ठीक उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी उनका शेड्यूल पूरा बनाया गया है और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचा सके। इसी वजह से
टोलियों में बैठकों का ज्यादा से ज्यादा उनका जो है कार्यक्रम है, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के घर उनके खाने का जो प्रोग्राम रखा गया है। तो ये ऐसा माना जा रहा है कि सारी चीजें और उनका संबोधन जो है कार्यकर्ताओं तक, उनकी बात जो है कार्यकर्ताओं तक, हर कार्यकर्ता तक पहुंच सके, इसीलिए जो है उनका पूरा कार्यक्रम इसी तरह से बनाया गया है। जी, तो मोहन भागवत के साथ संघ के लोग ही होंगे या फिर बीजेपी के नेता भी शामिल हो सकते हैं? जी, अभी पुष्पेंद्र इस बात की जो है कोई अभी आरएसएस कार्यालय से जो मीडिया को शेड्यूल मिला है उसमें किसी बीजेपी नेता को शामिल होने की बात नहीं कही गई है, लेकिन फिलहाल मोहन भागवत जी एक जो है आरएसएस के बड़े चेहरे हैं और बीजेपी से जो है पार्टी जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में बीजेपी के भी कुछ बड़े नेता जो है उनके कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हो सकता है जो शाखा की बैठक हो उसमें भी शामिल हो सकते हैं, और सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री साहब भी जो है कहीं न कहीं कार्यक्रम में शामिल होंगे जरूर से। जी, ठीक है मनोज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत का रायपुर दौरा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा दिल्ली से होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब जिला अध्यक्षों के लिए 3-3 नामों का पैनल बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा और वहां से नामों की घोषणा की जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। दरअसल हाल ही में मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति पर विवाद के बाद 3 मंडल अध्यक्षों के नाम रद्द कर दिए गए थे। इसे ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्षों की घोषणा के लिए विशेष एहतियात बढ़ती जा रही है। बीजेपी के संगठन पर्व के सिलसिले में संगठन चुनाव की समीक्षा और नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए बीजेपी की मैराथन बैठक रखी गई थी। इस दौरान पहले संगठन चुनाव की समीक्षा की, जिसमें सभी जिलों के चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों से प्रदेश प्रभारी नवीन सहित प्रदेश पदाधिकारियों ने 1-to-1 बात की और उनके क्षेत्र में बूथ व मंडल के चुनाव की समीक्षा की। इसी के साथ जिलाध्यक्ष पद के लिए आए नामों पर प्रारंभिक चर्चा की गई। बताया गया कि जिलाध्यक्षों के नाम के पैनल पर केंद्रीय चुनाव समिति से चर्चा कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जिलाध्यक्षों के नाम के लिए और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और मेरा सवाल रहेगा कि दिल्ली में जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा होगी, आखिर क्या वजह रही कि छत्तीसगढ़ में ये मंथन नहीं हो पा रहा? नहीं, देखिए, हर बार अलग अलग प्रक्रिया रहती है। इस बार प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, किसी को संदेह न रहे और वरिष्ठ लोगों को भी इस बात का पता रहे कि कौन कौन किस पद में रहे हैं, उनका पुराने पृष्ठभूमि, ये तमाम बातों को लेकर इस बार निर्णय हुआ है कि जो जिलाध्यक्ष बनेंगे उनकी रायशुमारी हो चुकी है और लगभग नाम तय हो चुके हैं। अंतिम प्रकाशन के पहले दिल्ली में रायशुमारी होगी। ये देखिए, संगठन की एक प्रक्रिया होती है, हर बार अलग अलग प्रक्रिया होती है, एक जैसे प्रक्रिया नहीं रहती। समय काल परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। तो इस बार निर्णय लिए गए हैं कि जो भी निर्णय होगा वो दिल्ली में जो आला कमान है और बड़े नेता है उनके मार्गदर्शन में ये निर्णय किया जाएगा। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो समय काल परिस्थिति के हिसाब से लिया गया है और बहुत ही अच्छा निर्णय है, ताकि किसी को कोई शक सुबह न रहे कि किसी को जबरदस्ती नाम प्रेषित किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया, प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है और बहुत पारदर्शिता प्रक्रिया है। राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि गवलानी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, जिस हिसाब से मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी में विवाद हो रहा है और अब दिल्ली में नामों का ऐलान होगा, हालांकि आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए पुष्पेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज आ रही है सर। देखिए पुष्पेंद्र जी, ऐसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मामला है कि वो किसको नियुक्त करते हैं, लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया अभी अपनाई जा रही है ये हम सबके लिए हैरानी वाली है, क्योंकि आज 24 वर्ष से हमारा प्रदेश बना है
इस तरह की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में हमें देखने को नहीं मिली कि आज इनके मंडल अध्यक्ष नियुक्त होते हैं तो झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, कार्यकर्ताओं में विरोध आ रहा है। और आज ये कांग्रेस को कोसते रहते थे कि हाईकमांड पे कांग्रेस के नाम तय होते हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 3 नामों का पैनल बना करके हाईकमांड को भेज रही है और वहां पे चीजें तय हो रही है। भारतीय जनता पार्टी आज जो है ये पहले जैसी नहीं रही और वर्तमान के जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव जी, ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं कि न कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पा रहे हैं, न विधायकों को संतुष्ट कर पा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी मौन है। मुख्यमंत्री जी इनको कुछ कह नहीं रहे हैं, संगठन इनका पूरी तरीके से बिखर रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ मुझे ये हो रही है कि अगर रूलिंग पार्टी में इस तरह की तकलीफें होंगी तो जनता का क्या होगा। ठीक है रवि जी, मैं जवाब ले लेता हूं, मैं राजीव जी से जवाब ले लेता हूं। राजीव जी, मंडल अध्यक्षों के विवाद को लेकर अभी रवि जी ने आप पर निशाना साधा, साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधती रहती थी, लेकिन अब खुद पैनल दिल्ली भेजे जा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि स्वाभाविक रूप से समय समय पर परिवर्तन होते रहते निर्णय में, तो ये इस प्रकार का निर्णय लेना लोकतंत्र का ही एक परिचायक है कि सभी जो सीनियर्स हैं उनके मार्गदर्शन में और जो काम कर चुके हैं उनके मार्गदर्शन में निर्णय होगा। नहीं, बिल्कुल राजीव जी, निर्णय लेना अच्छा है और समय समय के हिसाब से बदलाव भी होना भी ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से अभी रवि जी ने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, देखिए, कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हमने उपचुनाव जीता है, उनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव भी हमने जीता है और ये कांग्रेस अपना घर को देख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के घर में सब कुछ ठीक ठाक है, अनुशासन है, अनुषांगिक संगठन भी साथ साथ है और साथ ही पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वही पार्टी के तय। बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब कोई निर्णय लिए जाते हैं तो उसमें ऊंच नीच होती है, उसमें थोड़ा सा वाद विवाद होता है, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन अंतोगतवा उस निर्णय को मानकर उसके पीछे लामबंद होकर पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में, चुनाव में सब कार्यकर्ता एक होकर काम करते हैं। आप एक उदाहरण दे दीजिए कि पार्टी के पैरेलल किसी ने पार्टी खड़ी की हो या पैरेलल पार्टी के विपक्ष में खड़े होकर कोई पार्टी विरोधी काम किया हो, वो पार्टी से निकाल दिए जाते हैं, फिर वो हाशिए पर चले जाते हैं। मेरे पास उदाहरण है कि कांग्रेस से अलग हो गए विद्याचरण शुक्ला जी, महाराष्ट्र में शरद पवार जी अलग हो गए और ममता बनर्जी अलग हो गई। ऐसे तमाम खबरें हैं कि कांग्रेस का एक धड़ा आम आदमी पार्टी में चला गया पंजाब में। तो ये उदाहरण है कांग्रेस पार्टी। चलिए राजीव जी और रवि जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमने कार्यकर्ताओं के अनुरूप बूथ अध्यक्षों के माध्यम से हमने मंडल अध्यक्ष का चुनाव किया है। उसके साथ ही मंडल के निर्वाचन के साथ हमने जिला अध्यक्ष की भी प्रक्रिया पूरी करी, जिसमें हमारे जिले के निर्वाचन अधिकारी, जिले के पर्यवेक्षक और वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करके एक हमने व्रत तैयार किया, जिसके आधार पर हम जिले के संगठन के जिला अध्यक्ष का चुनाव कर रहे हैं। तमाम प्रकार की प्रक्रिया को हमने पूर्ण किया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हमने यहाँ पर कार्यकर्ताओं के विचार के आधार पर संगठन को गढ़ा जाता है और निश्चित तौर पर इस छत्तीसगढ़ के 36 जिले जो कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के आधार पर हमने सब प्रकार की चर्चाएं करी है। आज हम सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षकों से चर्चा करके आगामी जिलाध्यक्ष की रायशुमारी के आधार पर, जातिगत समीकरण के आधार पर और जहां पर किस प्रकार से काम खड़ा हो सकता है उसके आधार पर हम कार्यकर्ताओं को चयन करके जिलाध्यक्ष का निर्वाचन का हम तय करें। प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची फिर से तैयार की जाएगी। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। आयोग से जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। दावा आपत्ति के लिए 6 जनवरी की समय सीमा निर्धारित की गई है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाश 15 जनवरी को पेश किया जाएगा। बता दें कि नए नियमों के अनुसार 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों का नाम इस मतदाता सूची में शामिल किया जाना है। राजनांदगांव पुलिस भर्ती को रद्द करने के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने अब अन्य जगहों की पुलिस भर्ती प्रक्रिया की जांच करने की बात कही है। इसके साथ ही मामले में आक्रामक कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी भर्ती की ओर ध्यान देना चाहिए, अपनी भर्ती प्रक्रिया की ओर ध्यान देना चाहिए।
पीएससी शराब घोटाला मामले में अंदर हुए लोगों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर बताया कि पूरे शुद्धिकरण के बाद एक चयन अभ्यर्थी की क्षमता के आधार पर होगा। सभी जगहों पर एक बात को चेक किया जाएगा, कहीं कुछ पाया गया तब वहां भी जांच होगी। भर्ती प्रक्रिया में जो गड़बड़ी हुई है उसमें सुधार कर रहे हैं। कसने का कोई मसला ही नहीं है। इन लोगों को तो अपनी भर्ती की प्रक्रियाओं को ध्यान देना चाहिए। पीएससी में जो घोटाला किया उसकी जांच हुई और वो अभी जेल के अंदर है, जाने और कितने जेल के अंदर आ जाएंगे, उनको ध्यान देना चाहिए। उनको ध्यान देना चाहिए कि कैसे शराब घोटाले में लोग अंदर हैं, ध्यान देना चाहिए कि कैसे कोयला घोटाले में लोग अंदर हैं। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वरन अभी विष्णुदेव जी की सरकार में जो विषय सामने आया उस पर अभ्यर्थी पर भी एफआईआर है, जो कंपनी है जिसने काम वहाँ किया है उस पर भी एफआईआर है और पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर है। सभी पर समान रूप से कार्रवाई की गई है और इस पूरी घटना से एक सीख लेकर के ऐसी जांच अन्य स्थानों पर भी कराई जाएगी। अन्य स्थानों पर भी करा करके शुद्धिकरण करके एक एक सिलेक्शन बिल्कुल क्षमता के आधार पर हो, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा शासकीय धान खरीदी की जा रही है। बलौदाबाजार जिले में 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी का अभियान 1.5 महीने से जारी है। कलेक्टर दीपक सोनी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सहकारिता और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा भी इस प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक जिले में 4,41,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो कुल लक्ष्य का 50% है। जिले में 166 सहकारी समितियों के माध्यम से धान की खरीदी की जा रही है। उठाव के मामले में अब तक 1,33,000 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। 1.5 लाख मीट्रिक टन धान का डिलीवरी ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है, जिसकी कस्टम बिलिंग जारी है। सुगमता से धान विक्रय करने के लिए सुविधा मिले, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और अभी तक जो उठाव की बात करें तो 4,41,297 मीट्रिक टन के विरुद्ध जो है हमारा जो उठाव हो चुका है वो 1,37,000 मीट्रिक टन का उठाव हो चुका है। और लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन का और हमारे यहाँ डीओटीओ जारी हो चुका है। तो लगभग 3 लाख मीट्रिक टन का डीओटीओ जारी हो चुका है, जिसमें से 1,37,000 मीट्रिक टन का उठाव भी हो चुका है। सभी मिलर्स द्वारा जो है पंजीयन करा लिया गया है और उनके द्वारा भी निरंतर रूप से उठाव किया जा रहा है। संग्रहण केंद्र भी सभी खोल दिए गए हैं ज़िले में, ताकि वहाँ पे भी व्यवस्थित तरीके से जो धान को रखा जा सके और कोई रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की लापता छात्रा के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विधायक हर्षिता बघेल धरने पर बैठ गई। डोगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल छात्रा के परिजनों के साथ विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंची थी, लेकिन सरस्वती नगर थाने ने इस मामले में कार्रवाई की बात कहकर एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसके बाद परिजनों ने थाने में हंगामा किया। विधायक हर्षिता बघेल ने थाना प्रभारी पर एफआईआर नहीं लिखने का आरोप लगाया है। हर्षिता बघेल ने आरोप लगाया कि 20 दिनों पहले हॉस्टल से छात्रा गायब हुई है, लेकिन उसे लेकर पुलिस गंभीर नहीं है। एमएससी द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही छात्रा कहाँ है, किस परिस्थिति में है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। पिछले एक हफ्ते से बीएड सहायक शिक्षक तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं की गई हैं। वहीं महिला पुरुष शिक्षक सामूहिक रूप से मुंडन प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीएड सहायक शिक्षक काफी समय से अपनी सेवा सुरक्षित रखने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। बीएड सहायक शिक्षक महिला पुरुष ने मिलकर सामूहिक मुंडन कराने का फैसला लिया और दोपहर तक इसकी प्रक्रिया भी शुरू की गई। पुरुषों के साथ 25 से ज्यादा सहायक शिक्षिकाएं भी अपना मुंडन कराएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।